आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं आपके पूरे जिस्म की और आपको आगाह करते हैं उन सभी तमाम बीमारियों के बारे में और आपको बताते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए ताकि आप रहें सेहतमंद और तंदुरुस्त। नाजरीन, ये तो बहुत ही राहत की बात है कि हमारे जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क जल्द से जल्द इस कोविड-19 के पेंडेमिक से रिकवर कर लेगा। लेकिन इसी बीच एक और भी बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान देने वाली है और वो ये है कि जो मरीज़ कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं उनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं, जैसे कि उनकी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, नींद ना आना, घबराहट होना, स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर आप भी पोस्ट कोविड से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों को पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और केयर पे ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, आलमी वबा कोरोना वायरस को अब अच्छा खासा वक्त हो चुका है और हम इससे मुकाबला करने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, चाहे वो इस वबा से मुतासिर होने के बाद शिफायाबी को लेकर हो या फिर इस वबा से बचाव से मुताल्लिक हो। लेकिन ये हकीकत है कि इस कोरोना वायरस की जद में आने के बाद ये सिर्फ हमारे सांस लेने के निजाम को ही मुतासिर नहीं करता, बल्कि हमारे दीगर आज़ा भी इसके असर से बच नहीं पाते। हमारा मुल्क चूंकि एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है तो जाहिर है यहाँ इस वबा के फैलने का खतरा दीगर मुल्कों के मुकाबले ज्यादा था, मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के पेश नजर हमारे मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह बहुत बेहतर रही और यहाँ एक बड़ी तादाद कोरोना से सेहतयाब हुई। नाजरीन, ये इंसानी फितरत होती है कि हम किसी भी बीमारी से शिफायाब होने के बाद बहुत जल्द अपने मामूल पर लौटना चाहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों में इससे शिफायाबी के बाद भी कुछ दुश्वारियां रही हैं। मिसाल के तौर पर थकान महसूस होना, खांसी रहना, सांस फूलना, जहनी तनाव वगैरह। यहाँ ये काबिल गौर है कि अगर किसी को कोरोना की शदीद अलामात का सामना था या लॉन्ग कोविड हुआ या उन्हें सेहतयाब होने में काफी दिनों का वक्त लगा तो बहुत मुमकिन है कि इससे उनके दिल पर भी असर पड़ा हो। तो खास तौर से शदीद और मुतदिल अलामात वाले कोरोना के उन मरीजों को जो इससे शिफायाब हो चुके हैं, उन्हें ठीक होने के बाद भी खास एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तो वो भीड़ से बचें, अपनी साफ सफाई का खास ख्याल रखें, भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, हल्की फुल्की वर्जिश भी बहुत मददगार साबित होती है। मरहलेवार तरीके से अपने काम को करें और एक बात ज़हन नशीन कर लें कि कोरोना वायरस से शिफायाब होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और इसके बाद दुश्वारियां भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। बस आपको इस पर पुख्ता यकीन रखना है और तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना है और अपने डॉक्टर से भी मुसलसल राबते में रहना है ताकि आप सेहतमंद और महफूज रह सकें। क्या कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आने से हम ये समझें कि कोरोना के लिए जो हमारी लड़ाई है वो ख़त्म हो गई है? और ऐसे कौन कौन से कोविड के होने के बाद शुरुआती अलामात हैं जिस पर गौर देना ज़रूरी है? और ऐसा क्या है जो हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करें जिससे कि हम कोविड होने के बाद जल्द से जल्द उसे रिकवर कर पाएँ? इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे माहिरीन हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विजय हड्डा, एडिशनल प्रोफेसर पल्मोनरी डिपार्टमेंट मेडिसिन, एम्स दिल्ली से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली से, और आप इंचार्ज भी रह चुके हैं कोविड क्लिनिकल टीम फॉर एम्प्लॉयज़ इन एम्स। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, यूनानी कंसल्टेंट हैं आप, RMN हॉस्पिटल दिल्ली से। आप तीनों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में।
सबसे पहले डॉक्टर विजय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो बहुत ही राहत की वाकई बात है और हमें अपने रिपोर्ट में भी देखा कि हम रिकवर कर रहे हैं अब कोविड से, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं जो लोगों में पोस्ट कोविड के बाद हो रहे हैं? देखिए रतिका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये थोड़ा सा हमारे लिए राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड का जो नंबर है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। नंबर ही नहीं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात जो आपने बताई है कि कोविड के जो ठीक होने के बावजूद भी कुछ दिक्कतें रह जाती हैं, उसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कई लोग लॉन्ग टर्म कोविड बोलते हैं, कई लॉन्ग हॉल कोविड बोलते हैं, या संक्षेप में ये बोल रहे हैं कि जो कोविड से रिकवरी तो हो गई लेकिन कोविड का कुछ इफेक्ट रह गया है जो शायद ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, उसमें तो अगर हम सर ये कितना टाइम, अगर हम कहें कि ये पोस्ट कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस है कितना टाइम लेती हैं हमारी बॉडी? देखिए, इसके लिए हम यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं कोविड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो पहले 4 सप्ताह, फिर 4 से 12 सप्ताह और 12 सप्ताह के बाद। तो जो पहला 4 सप्ताह हम उसका एक्यूट कोविड बोलते हैं। एक्यूट कोविड कुछ नहीं है, जो आपको कोविड हुआ इनिशियली, जो ज़्यादा बीमार होते हो, तो यानी जिस समय इंसान कोविड पॉजिटिव है जी, जो कोविड से जो पॉजिटिव है और उसकी रिकवरी तक, उसको हम एक्यूट कोविड बोलते हैं। यूजुअली वो 4 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को रिकवरी के बाद भी छोटे मोटे सिम्टम रह जाते हैं, तो उसको हम ऑन गोइंग कोविड बोलते हैं। जैसे मान लो कि किसी को निमोनिया था, वो रिकवर हो गया लेकिन हल्की फुल्की खांसी अभी भी चल रही है। ये जो ऑन गोइंग कोविड है वो करीबन 12 सप्ताह तक रह सकता है। अच्छा, उसके बाद में ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई सिम्टम रहता है तो हम उसको फिर लॉन्ग टर्म कोविड बोलते हैं। इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आपने पूछा कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो कोविड प्राइमरली लंग्स की डिजीज़ है जी, तो सबसे ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट करती है। तो उसका जो पोस्ट कोविड है वो भी लंग्स के ही रिलेटेड जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। जैसे आमतौर पे जो लोग आ रहे हैं हमारे साथ हमारे पास, वो बोलते हैं कि हमें अभी भी खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, या कभी कभी छाती में दर्द होता है। तो 3 कॉमन सिम्टम है लंग्स से रिलेटेड। उसके बाद में जो और जो सिस्टम है जैसे हार्ट है। सर मैं बाकी सिस्टम्स पे भी आगे आपसे बात करती हूँ। तो मैं डॉक्टर अरविंद आपसे ये जानना, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपकी बुक के लिए जो आपने पोस्ट कोविड क्लिनिकल इशू और मैनेजमेंट पे लिखी है, और मैं पूरी आवाम से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जितना हो सके उस बुक को आप पढ़ें। तो डॉक्टर अरविंद, पूरी दुनिया कोविड से इस टाइम जूझ रही है, इलनेस से, तो हम कैसे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें कि ये पोस्ट कोविड के इफ़ेक्ट्स हैं या फिर ये एक नॉर्मल वायरल भी हो सकता है? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है रति जी। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे समय आज हमारे हिंदुस्तान में जो कोविड के जो केसेस हैं और जो उससे रिकवर्ड लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जी। तो ये मानने की बात है कि जो लोग भी कोविड से रिकवर्ड हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोविड से रिलेटेड ना भी हो तो भी उसको हम कभी कभी पोस्ट कोविड नाम दे देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सारी समस्याएं जो आपको हो रही हैं वो सब पोस्ट कोविड ही नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो कोविड की जो समस्या है उसके कुछ मूलभूत, उसके कुछ कई पैथोलॉजिकल मैकेनिज़्म हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कि बॉडी में एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन रह जाता है। और एक बॉडी एक ऐसी स्टेज में रहती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ समय तक। तो जो प्रॉब्लम इन दोनों मैकेनिज़्म पे डिपेंड करती है, जो जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं कि पोस्ट कोविड रिलेटेड होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोविड से पहले भी आदमी को समस्याएं ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होती है लेकिन हमें पता नहीं होता जी। तो वो समस्याएं भी, चूँकि आदमी ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, तो पोस्ट कोविड समय में वो और निकल के आती है। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पकड़ते हैं, उसको पोस्ट कोविड नाम देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम तो हम देखें कि क्या वो जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कोविड से होने वाले बॉडी में चेंजेस से परिभाषित हो पा रही हैं या नहीं। अगर उससे परिभाषित हो पा रही हैं तो ही वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आती हैं। आपका दूसरा सवाल था, मैं मिस कर गया, आपने क्या पूछा? दूसरा सवाल था आपका, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही कि ये पोस्ट कोविड की ही कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर नॉर्मल वायरल भी, या जो पहले से दिक्कतें चलती आ रही थी नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में? तो यस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद एक सिंड्रोम रहता है जिसको हम जनरली बोलते हैं पोस्ट वायरल सिंड्रोम। राइट। तो कोविड के लिए ये नई इशू नहीं है।
हम ज़्यादा कॉशन में और ज़्यादा एंग्जाइटी में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमने इस डिजीज़ को बहुत भयावह तरीके से देखा है। बिल्कुल। तो ये अच्छा भी है कई मामलों में और बुरा भी है कई मामलों में। अच्छा इस मामले है कि हम ज़्यादा कॉशन के साथ जी रहे हैं, हम समस्याएं को अच्छे से टैकल कर रहे हैं, और बुरा ये है कि कभी कभी ये पैनिक का रूप ले लेता है, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें डॉक्टर इमरान मैं आप पे आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास भी इसी तरह के मरीज आते हैं जो कि मतलब ऑलरेडी जो कोविड से निकल चुके हैं, तो मतलब बाकी पैथीज भी वो ट्राई कर चुके हैं, लेकिन क्या आपके पास जब मरीज आता है तो क्या वो भी यही कह के आता है कि मेरे को कोविड हुआ था तो अब मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस होने लग गई हैं? किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेके आपके पास आते हैं? देखिए, एक नफ्सियाती असर है जिसे हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं जी। वो मरीज़ों में मैंने ज़्यादा पाया है। अगर उनको खांसी है, चाहे वो निमोनाइटिस की वजह से हो या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो, तो उस खांसी को भी वो ये पूछते हैं कहीं कोविड की वजह से तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम उनको ये जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि हमको जस्ट वी हैव फाउंड आउट द रीज़न कि कहीं उससे पहले तो कोई बीमारी नहीं थी, निमोनाइटिस तो नहीं था या ब्रोंकाइटिस तो नहीं थी या कोई थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं था। उसको हम लोग अपने तरीके से कोशिश करते हैं डायग्नोस बनाने की, और मरीज़ को ये यकीन दिलाते हैं कि कोविड अगर है भी तो बहुत ज़्यादा परेशान को नहीं है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो बहुत शानदार रहा है हमारा। हाँ जी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि सुबह आप सैर के लिए जाएं, मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। हम उस तर्ज़े ज़िंदगी के ऊपर आपसे बात ज़रूर करेंगे। इस पे मैं डॉक्टर विजय आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हमें पता है कि जो कोविड है वो सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है, फिर हमारे हार्ट पे ऊपर, फिर हमारे न्यूरो के ऊपर, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा है। तो अब जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट के केसेस अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि वो जो हार्ट की दिक्कतें हो रही है ये कोविड का ही असर है या फिर ये कोई हिस्ट्री भी हो सकती है? देखिए, मैं ये डॉक्टर अरविंद ने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ। देखो, अभी जो बीमारियों के साथ लोग आ रहे हैं इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, ऐसे नहीं है कि अभी बाकी बीमारियों से हार्ट डिजीज़ नहीं हो रही हैं। तो जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स हम लोग जो हैं, वो तो आराम से देख पाते हैं कि जैसे ही हमें लगता है कि कोई पेशेंट आया है, उसको हार्ट की कुछ बीमारी हो सकती है, लेट अस से कि चेस्ट पेन के साथ आया और हमें लगता है कि हार्ट अटैक है, तो एक सिंपल सा तो हम ये मान लेंगे तो नहीं, तो कोविड की वजह से है। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की अप्रोच ये नहीं होती है। वो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर तो नहीं है, ये इनको पहले से कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं था। जैसे सपोज किसी को पहले से डायबिटीज़ है, उसको बाकी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगा, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी को हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो एक ब्लैंकेट हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि उसको हार्ट अटैक हो गया आज के टाइम में तो वो कोविड की वजह से ही है, या कोविड से रिकवरी हो गई और उसको हार्ट अटैक हो गया तो कोविड की वजह से ही है। हाँ, कोविड एक डिजीज़ है जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आता है, और हार्ट शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है, या ये कह लो कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की थोड़े से ज़्यादा चांस है, क्योंकि कोविड हार्ट को इन्वॉल्व करता है डायरेक्टली। सर, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूँगी, कॉलर है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी। हाँ जी, हेलो डॉक्टर, मैं इंद्रप्रीत बोल रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। जी इंद्रप्रीत जी, आपकी क्या एज है? जी, मैं 40 साल का हूँ। जी, आप सवाल पूछिए अपना। मुझे 6 महीने पहले कोविड हुआ था और तब से ही मुझे खांसी भी है। तो डॉक्टर साहब, क्या कोविड के बाद पोस्ट कोविड खांसी 6 महीने चल सकती है? और दूसरा, मेरा ना स्मेल और टेस्ट भी चला गया था। 6 महीने हो गए, तो क्या इतना लंबा समय लगता है स्मेल और टेस्ट, या वापस आ जाएगी ये? देखिए इंद्रजीत जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपने शायद पहले सुना होगा, नहीं तो कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, कोविड के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे हमने बताया कोविड सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो लंग्स से अफेक्ट के जो जितने भी सिम्टम होते हैं, जैसे खांसी आना, सांस फूलना, तो ये बहुत कॉमन है। और हमारे एक्सपीरियंस में और दुनिया के सारे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ये है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम बात करें टाइम की, तो 3 महीने में लगभग 60-70% लोगों को ख़त्म हो जाती हैं। बाकी जो बचते हैं उनके करीबन 1 साल में ज़्यादातर लोगों का ख़त्म हो जाता है। 6 महीने तक भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक नहीं रहेगा, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ज़्यादातर मरीजों में हमने यही देखा है कि खांसी कम हो जाएगी, सांस फूलना कम होगा, इवन अगर आप एक्सरे कराएंगे तो उसमें जो चेंजेज हैं वो भी कम हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों में ख़त्म भी हो जाएगा। तो जैसे आपने पूछा है, तो 6 महीने तक रह सकता है, पर अगर ये दिक्कत बढ़ नहीं रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी।
तो अगर ये 6 महीने तक प्रोलॉन्ग करता है तो डॉक्टर को सलाह इसको ले लेनी चाहिए, या अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये धीरे धीरे अपने आप से ठीक हो रहा है तो इसको टाइम देना चाहिए अपने आप से? देखिए रतिका जी, इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी को भी डिस्चार्ज के बाद, लेट अस से कि 4 सप्ताह के बाद भी परसिस्टेंट सिम्टम है या लक्षण अभी भी रह रही हैं, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। फिर वो डॉक्टर अपने आप से असेस करके देख लेंगे कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छा है। तो मैं पूरी तरह पेशेंट के ऊपर तो नहीं छोड़ूंगा जी। और डॉक्टर फिर उनको सलाह दे देंगे कि आपको कितने वक्त के बाद हमारे पास दोबारा आना है और क्या क्या अलार्मिंग सिम्टम हो सकते हैं। अगर वो हैं तो आपको जल्दी आना है, और अगर ठीक हो रही हैं दिक्कतें तो शायद आप थोड़ा सा दिन और भी वेट कर सकते हैं। तो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है अभी। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद कि हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग जो भी मरीज़ रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक डर सा बैठ गया है। अभी जैसे अभी हम सब ने बात की कि लोगों ने ये सोच लिया है कि अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है आफ्टर कोविड होने के बाद तो वो उनका पोस्ट कोविड का ही इफ़ेक्ट है। तो उस वजह से साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मरीज़ों में आने लग गई हैं। तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है रति जी की देखिए, पोस्ट कोविड के टाइम में अगर मैं 2 सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहला है फटीग, मतलब थकावट। सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हम जितने भी अध्ययन हुए हैं हमारे कंट्री में बाहर, उसमें सबसे मुख्य रूप से फटीग निकल के आया है। इसके मल्टीफैक्टोरियल इसके रीजंस हैं, कारण हैं, जिसको मतलब एक साथ इकट्ठा करके वर्णन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो दूसरा है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या यूँ कहें कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आदमी जो है कहीं ना कहीं उसका जो अपना एंग्जाइटी लेवल होता है, जो जनरली हर आदमी के पास थोड़ा सा होता है, हमारे पास, आपके पास, सब हर आदमी हर किसी ना किसी चीज़ को लेके एंग्शियस हो सकते हैं। बट जो वो थ्रेशोल्ड है एंग्शियस होने का, चिंतित होने का, वो इसमें देखा गया है कि पोस्ट कोविड टाइम में काफ़ी कम हो जाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है पोस्ट कोविड समय में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अगर आपकी उस एंग्जाइटी से अगर बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं हो रही है तब तक तो ठीक है। बट जब उस सेकेंड जब आप फील करते हैं कि नहीं, जो मेरी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रभावित हो गई मेरे इस थॉट प्रोसेस से, मेरे इस सोचने से, दैट इज़ द टाइम यू मस्ट टेक हेल्प। आपको उस समय जाके डॉक्टरी सहायता लेनी ही चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव, तो आप वो कैसे बताना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ें आप बताना चाहेंगे? कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक है सोने का समय, जगने का समय। सबसे कॉमनेस्ट उसमें चीज़ है कि अचानक से हमारी नींद पहले खुलने लगी। नींद खुलने के बाद जो जिस तरीके का ऊर्जा और प्रफुल्लित होना हम महसूस करते हैं, क्योंकि सुबह वो एक आम सी बात है कि आपको अच्छा लगता है सुबह आप जगते हो तो। अब आप सुबह जगे और आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब यू आर नॉट वेल। आपका जो एंग्जाइटी लेवल है दैट हैज़, वो आपको अफेक्ट कर रहा है इस कदर कि आपको ज़रूरत है मेडिकल सलाह की। उसी तरीके से आप खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे या बहुत कम खाने लगे, आपकी भूख कम हो गई, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा और आपने हेडेक के लिए कहीं से कंसल्ट किया या कुछ दवाइयाँ खाई, जैसा लोग करते हैं जनरली। पहले दूसरे दिन कुछ ना कुछ एनाल्जेसिक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको रिलीफ नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बॉडी पेन है या जो फटीग है वो इस कदर है कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है ज़्यादातर कि हेडेक को भी इसका एक सिम्टम माना जा रहा है पोस्ट कोविड का। ये कितना हद तक ठीक है? मतलब एक नॉर्मल हेडेक को क्या हम मान सकते हैं कि ये भी कोविड का ही रहेगा सिम्टम? देखिए, ज़्यादातर जो हेडेक है, हेडेक को हम ब्रॉडली अगर इस प्रोग्राम में अगर बात करें ब्रॉडली, तो ज़्यादातर हेडेक को हम ये कहें कि ज़्यादातर हेडेक साइकोसोमैटिक इलनेस से रिलेटेड है, या अच्छे से आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को कैरी नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कारण वो है। लेकिन अगर हेडेक को परसिस्टेंट है, अगर लगातार वो रह रहा है और आप जो अपने आप को छोटी मोटी मेडिसिन से आपने लेने की कोशिश की है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे इस बात से मना नहीं कर सकते कि कोई मेजर कारण भी हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसमें पाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी पहले से प्रीडिस्पोज्ड हो या पहले से उसमें खून के थक्का होने की संभावना ज़्यादा थी, तो पोस्ट कोविड के समय में ब्रेन में छोटा सा खून का थक्का भी जम सकता है, वो भी एक हेडेक का कारण हो सकता है। तो ये बताएगा कौन? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सिम्टम परसिस्टेंट है तो आप ज़रूर जो है मेडिकल सलाह लें
और इसके पीछे ये जाने की कोई कारण गंभीर तो नहीं है। ज़्यादातर हेडेक, मैक्सिमम नंबर्स में ज़्यादातर हेडेक वो आप जब अपनी लाइफ को जब आप कटिबद्ध करते हैं, जब आप सही तरीके से अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अलाइन करते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे सेम सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि डाइट और वो सब चीज़ें जो हमारी तर्ज ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव जो है हमें लाने चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर निकल पाएँ? जैसा मैंने अर्ज़ किया कि रेगुलर एक्सरसाइज जी, बैलेंस डाइट और साउंड स्लीप। राइट। और जैसे बचपन में हमने पढ़ा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो उस पर अमल पैरा ज़रूर हों, क्योंकि अब हम लोगों का सिस्टम बदल चुका है, न खाने का टाइम है न सोने का टाइम है। एक रीज़न ये भी है जो बहुत आसानी से बीमारियां हमलावर होती हैं हम पर। और डॉक्टर साहब ने बेहतरीन बात बताई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। हेडेक के लिए आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं, उसकी वजह से भी हो सकती हैं, या मैंने कई मरीजों को देखा सर्वाइकल स्पॉन्जिलोसिस की वजह से भी है, राइट। या परेशानी के सबब उनकी नींद उड़ जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें इस पे। हाँ। ओके। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर किसी भी तरह की अगर इंसान ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके डॉक्टर की सलाह ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, रादर देन अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करने से अच्छा। सेल्फ मेडिकेशन तो वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, हमेशा आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल। और आजकल आधी प्रैक्टिस तो हमारे मेडिकल स्टोर वाले निपटा रहे हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, इस पे हम आगे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम विभोर है जी। विभोर जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके। मुझे पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी है। विभोर जी, मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ? मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा। अच्छा। मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 67 ईयर। 67 जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि उनको दोनों इंजेक्शन लगे हुए हैं, ओके। और दोनों इंजेक्शन लगे होने के बाद भी पिछले महीने उनको कोविड हो गया। ओके। अब कोविड होने के बाद 28% तक उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए। फिर वो हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में रहने के बाद ठीक होके आ गए, लेकिन 1 महीना करीब हो गया है, अभी तक भी वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे, और ऑक्सीजन लेवल कभी कभी 92 तक भी चला जाता है। हमने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी ला के रखा हुआ है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए, रिकवर कर पाए? किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या खाने पीने में क्या एहतियात बरतने चाहिए? थोड़ी जानकारी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये जरूरी है कि ये जानना कि जब ये इनको कोविड नहीं था तो उस समय इनकी लंग की स्थिति क्या थी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप नहीं सुन पा रहे। नहीं सुन पा रहे? अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय, आप क्या कहना? जी देखिए, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि कोविड से पहले क्या कोई उनको लंग्स की बीमारी थी या नहीं थी, एक। दूसरा ये है कि जो कोविड जब हुआ तो कितना सीवियर था, क्या उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी या सिर्फ ऑक्सीजन पे मैनेज हुआ था। तीसरा चीज़ ये है कि जब रिकवरी जैसे उनको डिस्चार्ज किया तो उसका बाद का पीरियड कैसा है, क्या वो हर दिन या हर सप्ताह में कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस कर रही हैं या हर सप्ताह वो नीचे जाते जा रही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि अगर डिस्चार्ज के बाद एवरी वीक या एवरी डे उनको लगता है कि हाँ पहले से मेरा ऑक्सीजन कम रिक्वायरमेंट कम हो गई है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, या जो कफ की सीवियरिटी कम हो गई है, या जो मेरी एक्टिविटी लेवल जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी वो कम होती जा रही है, तो हम माने कि रिकवरी हो रही है, तो अभी भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम परसिस्टेंट हैं या ख़राब हो रहे हैं तो उनको जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या उनको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला मेरा इनकी सलाह यही है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए ताकि उनका प्रॉपर इवेल्युएशन हम करके अच्छी तरह से जांच कर पाएँ कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। क्या उसको इमीडिएट कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इमीडिएटली हमें एड्रेस करना है, या सिर्फ उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि विथ टाइम सब ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये सेम मैं चाहूँगी डॉक्टर अरविंद आप भी इन्हें गाइड करें कि मैं बिल्कुल लगभग यही बोलना चाह रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इनके पिताजी को डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत परसेंटेज में देखा गया है, प्रतिशत देखा गया है कि अक्सर क्या होता है कि मतलब दिन बदर हफ्ते जो सैचुरेशन है वो ग्रेजुअली इंप्रूव करता है। क्योंकि जो लंग में चेंजेस होते हैं पोस्ट कोविड टाइम में
वो ज़्यादातर चेंजेस ग्रेजुअली वो चेंज होके फिर नॉर्मल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो लंग का चेंज। ओके, तो उसी हिसाब से फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये मैक्सिमम केसेस में यही होता है, मैक्सिमम केसेस में। इस दौरान कभी ऐसा हो जाए कि अचानक से सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगे या सिचुएशन बहुत डिप कर जाए, तो वो एक ऐसा समय है जो कि अर्जेंट समय है। उस समय तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे सैचुरेशन धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, अचानक से बीच में डिप कर जाए और अचानक से सांस के फूलने की गति बहुत बढ़ जाए, तो वो समय है तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने का। अगर वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं और ऑलरेडी वो मिल चुके हैं तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू ग्रेजुअली इंप्रूव टू नॉर्मल। तो जैसे कि आपने बताया सांस फूलने वाला, तो ये एक नॉर्मल काम करते हुए जैसे थोड़ा बहुत चले तो सांस फूला, वो एक अलार्मिंग साइन है या फिर मतलब किस लेवल पे हम ये इसको मेजर इसकी बड़ी सिंपल सी विधि है। जिस रोजमर्रा की जिंदगी में हम अकस्टम्ड हैं, हमें पता है कि अगर मतलब मान लीजिए कोई 65 ईयर्स का कोई शख्सियत है और वो 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें उनका एक लिमिटेड सांस फूलता है या वो अपना काम करते हैं, तो उनको पता है कि मेरी ये लिमिटेशन है एंड उनको पता है कि ये काफ़ी महीनों से और सालों से ऐसा है, तो हम उसको बोलते हैं अकस्टम्ड सांस फूलना। मेरे लिए ये इतना है, तो वो चला आ रहा था पहले से, अगर उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अचानक से, मतलब मेरे लिए जो नॉर्मल था अचानक से उसमें मेरा सांस फूलने लगे, तो दैट इज़ द टाइम, वो एक ऐसा समय है जब आपको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है और उस समय जो है हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेना उस समय ज़रूरी है। ओके, सो डॉक्टर इमरान, इम्यूनिटी जो है हम हमेशा से सुनते आ रहे, पिछले 2 साल से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, हम जो ये शब्द है ये सुन रहे हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी कौन से घरेलू चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़े और हम इसके लिए इजीली फाइट कर पाएँ कोविड से? जैसे मैंने अर्ज़ किया, बैलेंस डाइट जिसमें सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो मटन की शक्ल में या चिकन की शक्ल में या एग्स की शक्ल में। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस दौरान बताया भी था कि आप एग्स की शक्ल में या मटन की शक्ल में कुछ ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। और जैसा मैंने अर्ज़ किया, रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें इनहेलेशन का मैंने देखा बहुत बड़ा बेहतरीन रोल रहा है पिछले दिनों, अजवाइन और कलौंजी। और इत्तेफाक की बात ये रही कि 2-3 मेरे पेशेंट्स थे, मैंने उनको ये बताया, फिर उन्होंने 10-20 हज़ार लोगों को ये बताया। उससे मैंने देखा वाकई ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लोगों का, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा उससे। अब कई बार ये हुआ, मेरे पास फ़ोन आते थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो हम पहले बता चुके हैं कि अजवाइन कलौंजी लीजिए, तो फिर मैं उनको मशवरा देता था कि आप जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, उनसे भी मशवरा लीजिए। बिल्कुल, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक्सरसाइज, योग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ऐसा कोई समय भी होता है खाने का जो आप हमारे आवाम को बताना चाहते हैं कि क्या सही समय है खाने का? 8, 1:30, 5, 8। तो इसे एक्सप्लेन आप एक बार 8 बजे नाश्ता, 1:30 बजे लंच, 5 बजे फ्रूट्स टाइम, नो इवनिंग टी, और 8 बजे डिनर। एंड आफ्टर डिनर यू हैव टू वॉक मिनिमम ½ किलोमीटर, आधा किलोमीटर तो ज़रूर घूम के आए खाने के बाद। लोग आजकल अपनी तर्ज ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मतलब वो हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं, तो उनके लिए फॉलो करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। देखिए, तो सेहत के रितिका जी, सेहत के लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सेहत के लिए वक्त नहीं निकालते फिर वो हॉस्पिटल की नज़र हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो मैम, अभी कोरोना वायरस हुआ, अभी ठीक ज़्यादा उठता हुआ आता है, तो क्या करने का? जी, अपना सवाल दोबारा पूछिए। वो साफ खांसी उठक ज़्यादा होती है मेरे को। खांसी ज़्यादा होती है आपको? उठक ताप ज़्यादा आता है। अच्छा, आपका नाम? हीरक कुमार गिरपेट मोदी। ओके, इनको खांसी ज़्यादा आती है, और क्या दिक्कत बताई आपने? ताप और उठक। खांसी का ही ज़्यादा इनको। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र क्या है? 40 उम्र। 40 साल। देखिए, ऐसे तो खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर ये खांसी आपको 2 सप्ताह से ज़्यादा है तो आपको पक्का डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से जांच करके बता पाएँ कि खांसी का मूल कारण क्या है। वैसे कॉमनली जो खांसी होती है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, आसान सी बीमारियों की वजह से होती है, जैसे कि पोस्ट नेजल ड्रिप, इसमें या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होना। ये 2 बहुत ही कॉमन कॉज हैं जो खांसी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को हो सकता है अस्थमा हो या COPD हो
पर अगर ऐसे अस्थमा की कोई हिस्ट्री ना हो और फिर भी खांसी जो है वो प्रोलॉन्ग चलती जा रही हो, तो फिर थोड़ा सा देखिए कभी ना कभी तो बीमारी शुरू होती है जी। अगर अच्छा, इनको 3-4 महीने से खांसी हो रही है तो ये जो लंबी खांसी के कुछ कारण हैं जिनमें से मैंने बताया 2-3 कारण ये हैं। उसके बाद अस्थमा है, COPD है, और भी लंग्स की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी। तो मेरी सलाह यही है कि अगर इनको लंबी खांसी है स्पेशली 2 सप्ताह से ज़्यादा तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हम जांच करके बता सकते हैं कि बीमारी क्या होगी। तो आप जल्द से जल्द अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उसकी सलाह आप लीजिए और एक बार उनसे जांच करवाइए कि इसका रीज़न क्या है इसके पीछे। डॉक्टर विजय, अभी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज और योग की, हमने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोविड होने के बाद ये सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज हमें नहीं इमीडिएट करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, तो वो किस वक्त जो है हमें मतलब जिमिंग या एरोबिक्स या वो सब चीज़ें शुरू करनी चाहिए या एग्रेसिव एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? देखिए रितिका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। देखिए अभी एक तरफ ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो जिम लवर हैं, जिनको हम जिम लवर बोलते हैं कि बस मैं आज ही 6 पैक बना लूँ। तो उनके लिए मेरी सलाह ये है, देखिए अगर कोविड से रिकवर हुए हैं तो हम बार बार बात करते हैं कि कोविड से रिकवरी के बाद में बॉडी हमारी एकदम से नॉर्मल नहीं होती है, उसके बहुत जगह पे ये ऑन गोइंग इफेक्ट चल रहे होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर सकता है वो हार्ट की इन्फ्लेमेशन है। जो हार्ट के वेसल्स के अराउंड इन्फ्लेमेशन होगी या हार्ट के मसल्स की जो इन्फ्लेमेशन होगी। तो हमारी सलाह यही है कि आप जैसे कोविड से रिकवर करते हैं एकदम से हैवी एक्सरसाइज ना करें। बेस्ट होगा कि आप शुरू के कुछ दिनों में सिर्फ स्ट्रेचिंग करें और फिर में भी कुछ सप्ताह के बाद में हल्की फुल्की एक्सरसाइज में भी वॉकिंग और लिटिल बिट रनिंग, और सबसे बाद में लाके आप जिम की तरफ जाइए। मतलब एग्रेसिव एक्सरसाइज। जी बिल्कुल जी, जितना ग्रेजुअल करेंगे उतना ही फ़ायदा है। एक बात मेरे को लगता है हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हमारी लाइफ कुछ महीनों की नहीं है, काफ़ी सालों की है। तो हमें उस तरह से ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, एक्सरसाइज का लोड भी। यही मेरी सलाह है कि आप एकदम से तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर अरविंद, जैसे कि कुछ केसेस हम सुनते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज करने गए थे, अचानक से हार्ट की दिक्कत बढ़ गई उनमें, तो ये क्या मतलब ये क्या कोविड का ही इफेक्ट हो सकता है कि ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज की और उससे जो है हार्ट के ऊपर दिक्कत आ गई और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा? मैं फिर से इस बात पे दबाव से मतलब बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जो एंटिटीज़ हैं, बहुत पेशेंट्स में आप देखेंगी जो पोस्ट कोविड के टाइम में आते हैं हमारे पास, जिनकी हृदय की गति बढ़ी रहती है। 100 जैसे पहले 70 रहा करती थी, अब 110 रहती है, और काफ़ी हफ्तों से। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी हार्ट रेट पहले 70 थी, आज 50 चल रही है, 60 चल रही है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी बाहर उन्होंने कुछ टेस्ट कराया है, उस कार्डियक एंजाइम्स जो हम बोलते हैं उसमें, जो कि हार्ट में सूजन की को दर्शाता है, वो बढ़ा होता है। तो ये सब यही दिखा रहा होता है कि अगर आप मुझसे आज पूछें कि क्या कारण है हार्ट की गति के बढ़ जाने का, हार्ट की गति के घट जाने का, बहुत पता नहीं है दुनिया को, बट ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो 6-6, 7-7 महीने देखा है। तो ग्रेजुअली उसका अगर आप मुझसे मात्र एक ट्रीटमेंट पूछें तो क्या है, मैं बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ संयमित जीवन, रेस्ट के साथ अपने आप जो आपका जो दिनचर्या है उसको ग्रेजुअली आप अपने उसमें हैबिट में ले आएँ। अगर अचानक से अपने आप को स्ट्रेस करती हैं आप, तो आप जरूर ग्रेव प्रॉब्लम्स में जाएंगी। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी मेरा नाम प्रीति है। क्या नाम है आपका? प्रीति जी। प्रीति जी, आपकी एज क्या है प्रीति जी? हेलो, आपकी एज क्या है प्रीति जी? जी मेरा नाम प्रीति है। हाँ जी प्रीति जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपकी क्या एज है और अपना सवाल पूछिए। एज मेरा 18 है। अच्छा, आप अपना सवाल पूछिए। 18 है। आप अपना सवाल पूछिए प्रीति जी, और प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी पूछिए, जी पूछिए अपना सवाल प्रीति जी। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मेरे को स्किन प्रॉब्लम ज्यादा है। स्किन प्रॉब्लम है आपको? हाँ। किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं आपको? मेरे स्किन बहुत सिंपल हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ठीक हो के फिर हो जा रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं स्किन में आपको? पिंपल ज्यादा हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ओके। और भी कोई दिक्कत आ रही है स्किन में? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे हमें कोई उपाय। जी बिल्कुल। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे इसके लिए जानना चाहूँगी, स्किन की जो ये रैशेज होना या फिर स्किन में दाने होना या फिर बाल झड़ना, ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सुनने को मिल रहा है। तो प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या मतलब आपको कोविड भी हुआ था क्या? कुछ क्या हुआ? कोविड भी हुआ था आपको या फिर मतलब ये नॉर्मल आप सवाल करना चाह रही हैं? नहीं, कोविड नहीं मुझे हुआ था। कोविड नहीं हुआ है, तो चलिए ये तो एक बहुत अच्छी बात है। जो भी हम सवाल कर रहे थे कि कोविड से एटलीस्ट कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या इन्हें सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्किन डिसीजेज है ना, ये यूनानी के मुताबिक इम्प्योर ब्लड की वजह से होती है। अच्छा। यानी खून साफ नहीं होता हमारे जिस्म में। ओके। तो हम लोग यही तरीका अपनाते हैं कि उसको ब्लड प्योरीफायर दिया जाए। ओके। और जो भी उसका तर्ज ज़िंदगी है उसको थोड़ा तब्दील किया जाए। उसकी ग़िज़ा या उसका खाना कुछ इस तरह का हो जिससे पेट भी साफ़ हो। बिल्कुल। हाँ, और बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ ना खाएं। ओके। नॉन वेज ना खाएं, आलू ना खाएं। हाँ, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। ओके। सो प्रीति जी, जैसे कि डॉक्टर इमरान ने बताया कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, गर्म चीज़ों को कम खाइए, ब्लड प्यूरिफायर्स आप लीजिए, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह लीजिएगा, कोई भी चीज़ का लेने से पहले। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर विदे, अभी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, हार्ट की, तो अगर हम लंग्स की भी बात करें तो ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस की भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। मैं ये सवाल आपसे फिर से लूँगी, एक फ़ोन ले लेते हैं हम। हेलो 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 जी। मतलब मुझे डॉक्टर से पूछना है कि मतलब थोड़ा वजन का काम करता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। आपका नाम? सत्तार खान। सत्तार खान जी, आपकी क्या एज है? 52 साल। 52 साल है। तो आपका कहना है कि थोड़ा बहुत काम करने में ही आपकी सांस फूलने लग जाती है? मतलब सांस बहुत ज्यादा फूलने लग जाती है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश, खंडवा से। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। तो सर, कोई हिस्ट्री है आपकी, कोई किसी तरह की कोई पहले परेशानी रही हो आपको? नहीं मैडम, मैं मतलब 1-2 साल, 1 वर्ष से हो रहा है। सॉरी? 1 साल से। 1 साल? मध्य प्रदेश से। अच्छा, 1 साल से हो रही है ये दिक्कत आपको? जी। ओके। तो डॉक्टर विजय, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सिम्टम के ऊपर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ उनको सांस की दिक्कत करीबन 1 साल से है और सांस के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। कोई खांसी, छाती में दर्द की कोई दिक्कत? कोई खांसी या छाती में दर्द की भी कोई शिकायत है आपको? नहीं मैडम, छाती में दर्द की शिकायत तो नहीं है, बल्कि कोई वजह से 5-10 किलो वजन भी उठा के थोड़ा लेके चलो ना तो सांस तो फूलने लगती है। तो देखिए, इसमें मेरी सलाह यही है कि अगर 1 साल से आपका सांस फूल रहा है तो उनको जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बस मतलब जैसे 5-10 किलो को उठा लिया अपन ने और 1-2 पेड़ चढ़ लिए तो अपने को सीने में एकदम सांस उठती है। तो आपको क्या कोविड भी हुआ था, कोरोना हुआ था आपको? जी नहीं। अच्छा, ओके। हाँ जी, देखिए इसमें ना आपको जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि सांस फूलना या तो लंग्स की बीमारी हो सकती है या हार्ट की हो सकती है। नहीं मैडम, डॉक्टर का कहना है कि आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, एक बार अपना चेकअप करवाइए कि अगर इस तरह की दिक्कत आपको आ रही है, सांस आपका फूल रहा है, तो कोई दिक्कत हो ना आपको, तो इससे पहले ही आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। जी, शुक्रिया। हाँ जी मैडम। तो जैसे कि इनका भी सवाल था, अभी हम यही सवाल कर रहे थे कि ये बाद में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी से सांस फूल जाना, तो हम इसे क्या समझे कि अगर वो रिकवर कर चुका है तो क्या उसके बाद भी उसके लंग्स पर उसका कोई इफेक्ट रह गया है? जी देखिए, ये मैंने पहले भी बोला था कि जो कोरोना वायरस है वो प्रीडोमिनेटली लंग को ही डैमेज करता है। अगर हम बहुत सीवियर वाली फॉर्म देखें तो निमोनिया होता है, निमोनिया के बाद में वो ARDS में जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ तो निमोनिया की वजह से डैमेज, कुछ वेंटिलेटर की वजह से डैमेज। तो लंग में कुछ से ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको कई बार हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, पर कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में फाइब्रोसिस टर्म हम अवॉइड करते हैं। फाइब्रोसिस एक तरह से इरिवर्सिबल होती है, पर इस केस में हमने देखा है कि जो लंग्स में जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। तो एक हेल्दी लंग चाहिए होता है हमें ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए, ताकि उनका सांस ना फूले। लेकिन कोविड में
अलग अलग कारण से वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से उनका सांस फूलता है। तो मतलब डॉक्टर की सलाह उसके लिए रेगुलर लेते हैं। जी बिल्कुल। एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी हेलो मैम जी, आपका नाम? जाफर हुसैन काजी। जी आप क्या एज है आपकी और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र नासिक जिला चांदवड़ से बात कर रहा हूँ। अलवर से बात करें। क्या उम्र है आपकी? महाराष्ट्र नासिक जिला चांदवड़। हाँ जी हाँ जी, आपकी क्या उम्र है? 62। ओके, तो आप अपना सवाल पूछिए। जी मुझे कुछ दिनों से, मैंने दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ। ओके। लेकिन कुछ दिनों से मुझे हाथ पैरों में बहुत दर्द है और मुझे थोड़ी खांसी भी है और कफ भी बन रहा है। ओके। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो कफ बन रहा है, खांसी हो रही है, हाथ पैर में दर्द है, मेरे दोनों वैक्सीन के डोज हो चुके हैं, तो क्या उसकी वजह से ये परेशानी आ रही मुझे या और कोई वजह है? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ और मुझे इत्मीनान बस जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरविंद, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोविड हुआ है? जी नहीं। तो देखिए, आपने वैक्सीन, शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात। देखिए, आपने वैक्सीन लिया है और वैक्सीन से मैं कहूँगा कि जो आप ये जो बोल रहे हैं कि आपको खांसी हो रही है और हल्की फुल्की सांस फूल रही है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। तो आप वैक्सीन से इसको ना जोड़े, ये वैक्सीन से आपके नहीं हो रहा। जो आप बता रहे हैं कि आपको कमजोरी भी साथ में है, थकावट भी साथ में है और साथ में आपको खांसी और बलगम हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप कोई जो इस सीज़न में सीजनल चेंजेस के दौरान जो लंग में प्रॉब्लम होती है उससे, या मामूली लंग में किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ये कोविड के वैक्सीन से रिलेटेड नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर इमरान, मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज है जो आप हमारे आवाम को देना चाहते हैं उस कोविड को लेके, या जो भी एक डर है लोगों के बीच में वो कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए आप कोई मैसेज प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को दीजिए। देखिए, एक तो हर बीमारी, हर खांसी कोविड नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। हाँ, उसका तरीका यह है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं और बार बार हमारे जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अभी जो ये आपने सुना खांसी वाला, इसका ताल्लुक कतई कोविड से नहीं है कि दोनों वैक्सीनेशंस उन्होंने ली हैं और उन्हें खांसी हैं। सीजनल बीमारियां भी होती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस भी होती हैं। और हमारे व्यूअर्स के भी काफ़ी सवाल ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने बोला कि कोविड नहीं है बट फिर भी वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी लाइफ में। नहीं, इसमें ग़िज़ा का भी एक बहुत अहम रोल है कि आप इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें जिससे खांसी लाहक हो या गला ख़राब हो, जैसे खटाई, अचार, नींबू, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। गार्गल्स करते रहें और हर बीमारी को मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इससे न जोड़ें, कोविड से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने मैसेज दिया है। डॉक्टर अरविंद, आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं वो बात कहना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से कोविड ने खुद हमें संदेश दिया है। अगर मैं एक संदेश लूँ कोविड के इस पैंडेमिक से, तो मुझे लगता है कि इस बात की ज़रूरत है हम सबको कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव करें। जो हमने प्रकृति से अपना डिटैचमेंट किया हुआ था, ये शायद ये महामारी ने हमें संदेश दिया है कि हम नॉर्मल खाना, नॉर्मल सोना, नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ मूव करें। और इसके साथ जिसको हम बोलते हैं सोशल वैक्सीनेशन, मतलब कि बीमारी को फैलने से बचाओ, सिंपल शब्दों में, तो उसको मतलब देखें कि हम किस कदर उसका पालन कर रहे हैं, कि हाइजीन अपना और मास्किंग अपना और हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश होगा कि कोविड हमें ये 2-3 सालों में सिखा के गया है कि जिस तरह से हम खिलवाड़ कर रहे थे इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर से, हमें उससे बचना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम आगे और सुरक्षित हो पाएं। डॉक्टर विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड पे पैनल डिस्कशन था, उसी पे बारे में बात करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सारी चीज़ों को पोस्ट कोविड से ना जोड़ें। कोविड के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं और प्रोबेबली इससे 4-5 गुना ज़्यादा हैं। तो जिसको भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें, अच्छी तरह से उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद ही ये बताएं कि पोस्ट कोविड है कि ये बीमारी कुछ अलग है और अकॉर्डिंगली उसका इलाज लें। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाजरीन, जैसे कि हमने बताया कि हर एक बीमारी कोविड का इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप अपना ख्याल रखिए और ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो आप हमेशा करते रहिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करिए।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी पेशकश जो है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो या आपके कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodoctorDDurdu@gmail.com और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। और चलते चलते अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।